चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले अल्फा बीटा गामा में रिलेशन था भाई, वो तो हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। टू कंपोजिट रॉड्स of two different material are kept at the different temperature. Their area of cross section are same. Find out the temperature of their common interface and thermal conductivity of composite rod. हाँ तो देखिए आपके पास दो रॉड है। एक रॉड है यहाँ से यहाँ तक जिसकी लेंथ है L1, एक रॉड है जिसकी लेंथ है L2। रॉड वाले इधर का टेम्परेचर θ1 और इधर का टेम्परेचर कितना है θ2। समझ गए ना। आपने दोनों रॉड को ज्वाइन कर दिया, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं। कुछ देर के बाद जब थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो आपको बताना है कि ये जो बीच में जो रॉड फंसी हुई है इसका टेम्परेचर क्या होगा, मतलब ये जो जंक्शन में जो फंसी हुई है उसका टेम्परेचर क्या होगा। समझ में आया। θ1 ज़्यादा था, θ2 कम है, मतलब हीट कहाँ से कहाँ चलेगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। इसका थर्मल कंडक्टिव कोफिशिएंट K1 है, इसका कितना है K2 है। जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट ज़्यादा होता है हीट उसमें जोर से ट्रेवल करती है, और जिसका कम होता है हीट उसमें स्लो ट्रेवल करती है। पढ़िए आंसर। इन द फिगर a composite block made up of two rods of different material is shown. The length of these rods are L1 and L2 and their thermal conductivity coefficient are K1 and K2 respectively. Their area of cross section are same. Let the temperature of outer face of the first rod is θ1 degree Celsius and the second rod is θ2 degree Celsius. θ1 is greater than θ2. हाँ तो आउटर फेस जो है अपने पास θ1 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका क्या है θ2 डिग्री सेंटीग्रेड, और θ1 θ2 से ज़्यादा, तभी तो हीट ट्रेवल कर रही है। पढ़ो। लेट द temperature of common interface is theta. In the steady state, the rate of flow of heat Q/T। हाँ हीट करंट सेम हो जाएगी स्टेडी स्टेट में, रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा। तो Q1 इससे इधर के लिए देखो हीट फ्लो क्या बनेगा, K1 A एरिया, इधर का टेम्परेचर θ1, कॉमन टेम्परेचर थीटा अपॉन कितना L1, और ये किसके इक्वल होगा, इधर वाले हीट फ्लो के इक्वल, क्योंकि स्टेडी स्टेट है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा K2 A एरिया कॉमन है, इधर का टेम्परेचर थीटा, इधर का टेम्परेचर θ2, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना थीटा माइनस θ2 अपॉन लेंथ कितनी L2। क्लियर हो गया। इन दोनों को देखो, A से A क्या हो गया कैंसिल, तो K1 अपॉन L1 θ1 माइनस थीटा इक्वल टू K2 अपॉन L2 थीटा माइनस θ2। यस और नो। चलो अब एक काम करो, इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लो और थीटा को अलग कर लो तो ये आ जाएगा। कर लोगे। Q/T सर ये फॉर्मूला बना कैसे? हीट करंट कल पढ़ाई थी ना मैंने। अच्छा हाँ। हीट करंट Q अपॉन T इज प्रोपोर्शनल टू एरिया चेंज इन टेम्परेचर, है ना, अपॉन लेंथ किया जाता है कांस्टेंट में। वही हीट कंडक्शन का बेसिक फार्मूला, सबसे पहला वाला वही तो है। ये वाला ना। हाँ हाँ वही वाला भाई। हाँ रेड पेन से हाँ ये नो 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 ये फार्मूला याद आया। क्लियर। तो ये T, ये वाला कौन सा था सर? वो तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट था। अच्छा वो उसके लिए, हाँ एक्सपेंशन के लिए हाँ बीटा गामा, ठीक है ना। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर फॉर द। अब इसको सॉल्व कर लोगे कि मैं कर दूं? कर लोगे। ये सॉल्व करके आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। वो के इसको सबको वही करना। हाँ इधर मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लो, थीटा एक तरफ कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। दोनों थीटा एक तरफ कर लेना। चलो मैं ही कर दूं यार, इतना परेशान क्यों होना। देखो K1 ये L2 ऊपर आ जाएगा, हाँ है ना। K1 L2 θ1 माइनस थीटा इक्वल टू K2 L1 थीटा माइनस θ2। बोलो हाँ। सर। चलो देखो K1 L2 θ1 K1 L2 θ1 माइनस K1 L2 थीटा इक्वल टू K2 L1 थीटा माइनस K2 L1 θ2। क्लियर। क्लियर की नॉट क्लियर। अब ये चीज़ इधर कर दो प्लस में और इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2। हाँ या ना, ये चीज़ इधर आ गई। आ गया। अब ये थीटा वाले टर्म को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, देखो K1 L2 थीटा प्लस K2 L1 थीटा। बोलिए हाँ या ना। बस हो गया। कॉमन ले लीजिए यहाँ से थीटा से और इसके अपॉन में पहुँचा दो। तो यदि यहाँ से आप थीटा कॉमन ले लेते हो, अगर आप यहाँ से थीटा कॉमन ले लेते हो तो देखो क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ बचेगा K1 L1 सॉरी L2 है, K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2 इज इक्वल टू
यहाँ से थीटा, यहाँ से थीटा कॉमन, तो थीटा ब्रैकेट में K1L2 प्लस K2L1, हाँ या ना। अब ये थीटा इसके मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इसके डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो देखो यही तो बचेगा। आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द कॉमन इंटरफेस। ये आ गया कॉमन इंटरफेस का टेम्परेचर। क्लियर है। अब अपन को रेट ऑफ हीट निकालनी है। क्या निकालनी है? रेट ऑफ हीट, है ना। नाउ द फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट। देखो तो पहला एक्सप्रेशन कहाँ है अपने पास, ये है फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट। क्या है? K1A थीटा 1 माइनस थीटा अपॉन L1। तो K1A अपॉन L1 थीटा, देखो K1A अपॉन L1, और यहाँ पे आपके पास नाउ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इक्वल टू K1L1A, एक मिनट, थीटा माइनस थीटा 1 दे रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थीटा 1 माइनस थीटा है बेटा, गलत लिखा हुआ है। ये थीटा 1 है और ये क्या है? थीटा। समझ में आया ना? ये थीटा 1 था, गलती से लिख दिया उसने, है ना। देख लो कैसे पता चला। ये फॉर्मूला था K1A से ही मैंने काट दिया था, बट रेट ऑफ फ्लो में थोड़ा ना कटेगा। जब आप इसको देखोगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पहले वाले में क्या आएगा? K1, बोलो हाँ, A अपॉन कितना? L1, है ना। और थीटा 1 माइनस कितना? थीटा। तो ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट है, केवल थीटा की जगह वैल्यू रख दो। तो देखो K1A अपॉन L1 थीटा 1 माइनस थीटा, बोलो यस। बेटा सॉल्व कर लो, ये आएगा आंसर। सॉल्व कर लिया, ये आ गया। क्लियर। अब ये अपना रिलेशन बन गया फर्स्ट ब्लॉक का, ये अपना रेट ऑफ हीट का रिलेशन बन गया, ठीक ना। अब आप यदि इस पूरे ब्लॉक को, ये मान लो कि इस पूरे ब्लॉक का कंबाइंड थर्मल, इसका K1 था, इसका K2 था, बट आप पूरे ब्लॉक में एक ही हीट जा रही है, एक ही रेट से हीट जा रही है। अगर आप इसका कंबाइंड थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट K मान लो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट ब्लॉक इज K, देन Q अपॉन T इक्वल टू K थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L1 प्लस L2, बोलो हाँ। यस सर। तो इसको इससे कंपेयर करो बेटा, क्योंकि ये भी कंबाइंड ब्लॉक, दोनों ब्लॉक की हीट फ्लो है, और ये भी कंबाइंड ब्लॉक का हीट फ्लो है, बोलो यस। तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो या कंपेयर कर दो, जो भी समझो, चाहे डिवाइड कर दो कंपेयर कर दो। ओके, तो लेफ्ट पार्ट इक्वल है, तो राइट पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। तो मैं यहाँ इक्वल करके दिखाता हूँ। देखो A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। देख बेटा इक्वल्स टू, इसका राइट पार्ट क्या है? KA, इसका Q बाई T क्या बनेगा? KA थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L1 प्लस कितना? L2। इससे ये कैंसिल, A से A कैंसिल, बोलो आया समझ में ना। तो K इज इक्वल टू इतना आ गया, तो L1 प्लस L2 को मैं ऊपर ले जाऊँ, L1 प्लस L2 को क्या ले जाऊँ? ऊपर ले जाऊँ। बेटा ये क्या बचा? K अपॉन L1 प्लस L2 इक्वल टू 1 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये लिखा है देखो, K अपॉन L1 प्लस L2 इक्वल टू 1 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। यस और नो? तो L1 और L2 को ऊपर ले जाओ, तो आंसर K इक्वल्स टू कितना आ गया? L1 प्लस L2 होल अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। अब आया समझ में? तो ये क्या है? ये है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? डायरेक्टली न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले से। समझ गए ना? तो ये फॉर्मूला लगा करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब पूछो सर क्या है ये? एक्चुअली क्या है, दो, अगर आपने मान लो एक आयरन का रॉड लिया है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट आपको दिया होगा K1, क्या दिया होगा? K1। और दूसरा आपने लिखा है कॉपर का रॉड, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट कितना होगा? K2। मतलब एक थोड़ा देर से हीट कन्वे करेगा, दूसरा बड़ा भर हीट कन्वे करेगा। दोनों को जोड़ करके कंपोजिट रॉड बनेगी, बोलो हाँ। तो दोनों को जोड़ करके जब कंपोजिट रॉड बनेगी तो उसका भी तो कोई ना कोई K निकलेगा, K टोटल। तो वो K क्या होगा? L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। अब आया समझ में इसका मीनिंग? ठीक है ना? ये हो गया। चलिए, लेंथ नहीं दी रहेगी ना? दी रहेगी, क्यों नहीं? लेंथ का फॉर्मूला यूज होगा बेटा, समझ गया ना। टोटल लेंथ ही ऊपर टोटल लेंथ आएगी, और यहाँ टुकड़े टुकड़े की लेंथ आएगी। समझ में आ गया? क्लियर? तो डेरिवेशन भी आ सकता है इसका? वैसे आने के चांसेस कम है, फिर भी न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। हाँ कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। वैसे बहुत इजी ही तो है, कुछ भी नहीं है। रेट ऑफ हीट फ्लो करके जंक्शन टेम्परेचर निकालो। टुकड़े टुकड़े वाली लेंथ अपॉन K1 प्लस K2। हाँ, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ठीक है ना? अभी एक बार करेंगे तो आपको बनने लगेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कन्वेक्शन और रेडिएशन सिलेबस से हट चुका है।
है ना, बट अच्छा क्वेश्चन था, पहले ये आया करता था, थ्योरी क्वेश्चन था। पढ़ो बेटा। राइट Write the differences among conduction, convection and radiation method for heat transmission. Difference आंसर among conduction, convection and radiation. पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। पढ़िए कंडक्शन। Conduction. In this mode, heat flows from one particle to other particles. The particles do not leave their places. हाँ, इसमें पार्टिकल अपनी प्लेस को नहीं छोड़ते हैं, केवल अपनी प्लेस के चारों तरफ मीन वाइब्रेशन करते हैं, बड़ 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 घूमते हैं, मतलब ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। इसके मीन पोजीशन के बाद डिग 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 वाइब्रेट होते हैं। देन सेकंड पॉइंट, The particle receive the heat and move away. ठीक है। इसमें कन्वेक्शन में पार्टिकल जो होता है नीचे से हीट रिसीव करता है और ऊपर भाग जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल वो पानी गर्म करने वाली रॉड होती है। हाँ। तो पानी गर्म करने वाली रॉड को कभी माइन्यूटली वॉच करना, नीचे का पार्टिकल गर्म होकर के सीधे ऊपर आता है और ऊपर वाला पार्टिकल नीचे जाता है, समझ गए ना। तो एक फ्लो सेटअप हो जाता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या क्यों होता है सर? नीचे वाला पार्टिकल एनर्जी हाई कर लेता है, हाई एनर्जी वाली पार्टिकल हमेशा ऊपर जाती है और लेस एनर्जी वाले नीचे आते हैं। मतलब जो ठंडा पानी ऊपर का रहता होगा वो नीचे चला जाता है। हाँ, और गर्म पानी जो होता है वो ऊपर आता है। बिल्कुल सही, समझ गए ना। कभी अगर तपेली में पानी भी गर्म किया है तो आपने देखना गर्म पानी ऊपर का सरफेस गर्म रहता है और नीचे हाथ डाले पता चल ठंडा पानी रखा हुआ है, ऊपर की लेयर जल्दी गर्म होती है, समझ गए ना, क्योंकि गर्म पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट पढ़िए। In this mode heat travels in a straight line. रेडिएशन, है ना, रेडिएशन सनलाइट स्ट्रेट लाइन में आती है। हीट कांस्टेंट रहेगी? नहीं, कांस्टेंट नहीं, स्ट्रेट लाइन में आएगी। हीट कांस्टेंट होने की बात नहीं करी गई है, स्ट्रेट लाइन में आएगी, समझ गए ना। हाँ, और इसमें मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे ये सन है तो सन से आने वाली लाइट सीधे आपको मिलती है, बीच में क्या हवा कोई इससे मतलब नहीं है ना। रेडिएशन 1 to 1 होता है। नेक्स्ट अगला कंडक्शन। मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर कंडक्शन। मीडियम इज नेसेसरी मेरे भाई, नहीं तो कहाँ होगा वाइब्रेशन। नेसेसरी फॉर द कंडक्शन, नॉट नेसेसरी तो इसकी बात कर रहे हो, रेडिएशन। बीच में वैक्यूम, हीट नहीं देंगे तब तक वो ही नहीं बीच में वैक्यूम भरा हुआ है, फिर भी आपके पास हीट आ जाएगी। हाँ, इसमें जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तो हीट ही ट्रेवल नहीं करेगी। नेक्स्ट पढ़ो। मीडियम। जब तक एनर्जी नहीं देंगे तो वाइब्रेशन भी नहीं होगा। वही तो भैया मीडियम की बात हो रही ना, जब तक मीडियम ही नहीं होगा तो वाइब्रेशन ट्रेवल कैसे होगा। नेक्स्ट, मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर कन्वेक्शन। थर्ड, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, solid are heated by conduction, ठीक, liquid are and gases are heated by convection. Heat is given to the bodies directly without affecting the medium. सही बात है, बिना मीडियम के इफेक्ट करे हीट आती है। फोर्थ, the flow is in zigzag manner. हाँ, or the path may be zigzag or curved. हाँ, the path is always straight line. हाँ, इसमें राइट रेज की फॉर्म में आती है, एनर्जी के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। A triple point of neon and carbon dioxide are 24.57 Kelvin and 216.55 केल्विन respectively. Express these temperature on Celsius and Fahrenheit scales. चलिए बहुत ही सिंपल काम है भाई। केल्विन में दिया गया है तो सेल्सियस से बदलना है, तो आपको पता है कि केल्विन से 273 माइनस कर दो, सेल्सियस बदल गया। और फिर इसके बाद फार्मूला केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलने का डायरेक्टली ये लगता है। 32/9. हाँ, तो एफ की वैल्यू निकाल ली क्योंकि फ़ारेनहाइट चाहिए है। तो एफ इक्वल टू 9/5 के प्लस 32। अब वैल्यू रखते जाओ दोनों एक बार, नियॉन के लिए अलग रख दी और एक बार इसके लिए अलग रख दी। और अगर सर CO2 के लिए करके अपन निकालें केल्विन का तो भी निकल आएगा। हाँ, तो भी निकल आएगा, चाहे आप केल्विन को आपके सेल्सियस से रिलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही आएगा। फिर C माइनस 100 अपॉन वो आ जाएगा, C अपॉन उतना। हाँ, लेकिन उससे भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, चाहे आप कोई भी यूज़ कर लो। समझ गए? तो आंसर 2 टेम्परेचर आ गए। कर लेंगे? हाँ सर। एक बार देख लो, सारे डेटा क्लियर है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकाल लिया पहले का, नियॉन का, और दूसरा CO2 का। डन। ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, द एब्सोल्यूट scales A and B have triple point of water defined to be 200 A and 350 B. What is the relation between T and TV? The two absolute scale A and B have triple point of water defined to 200 A and 350 B. देखो भैया, नई यूनिट दी गई हैं, एक में दिया गया है 200 A और एक में दिया गया है 300 B। ठीक है ना, 350 B। देखो ट्रिपल पॉइंट वाटर का कितना होता है, 213.16। बोलो यस और नो। क्लियर सर, क्लियर और नो? मतलब 2 नए स्केल बनाए हैं। तो पानी के हिसाब से जो ट्रिपल पॉइंट मतलब जहाँ तीनों फेज एग्जिस्ट करती हैं, बस इतना लेके भूल जाओ, और बाकी कोई रिलेशनशिप उसका मतलब नहीं है। इनका कहना है कि मान लो पानी का टेम्परेचर जो होता है ट्रिपल पॉइंट वो 200, मान लो 3 स्केल हैं, 3 स्केल बने हुए हैं।
तो पानी का ट्रिपल पॉइंट जो है वो आ रहा है 273.16 केल्विन। केल्विन, ये एक स्केल में है। दूसरा स्केल जो है उसी स्केल में TA, कोई स्केल है ए स्केल, उसमें जो ट्रिपल पॉइंट पड़ रहा है वो 200 माप रही है ट्रिपल पॉइंट को, 200A। समझ में आया? 200A क्लियर हुआ ना, 200A। और तीसरे स्केल में इसी को माप रही है वो 300B। समझ में आया? क्लियर? अब ये फ़र्क कितना होता है पहले बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो तुम 5 मीटर चले, तुम्हारा यूनिट मीटर है, 1 2 3 4 5, मतलब आपका ये स्लॉट 1 मीटर का है। तो आपने कहा मेरी यूनिट में ये डिस्टेंस 5 मीटर है, बोलो हाँ। अब कोई दूसरा बंदा आ रहा है, वो कह रहा मैं तो कदम में चलूँगा, कदम में, तो 5 मीटर में उसका एक कदम इतने का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 10 कदम नाप रहा है। मान लो उसकी यूनिट बन गई 10 है, वैल्यू वही है, वैल्यू बस मेजरिंग का यूनिट अलग अलग है। तो एक 5M तो बिल्कुल सेम, टेम्परेचर वही है, मगर एक में 273.16 केल्विन, एक में 200, एक में 300। मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, मैग्नीट्यूड जितना स्केल का ज़्यादा होगा, मतलब उसके कांटे उतने छोटे होंगे, खांचे। सबसे ज़्यादा छोटे कांटे किसके होंगे? इसके 300B के। मतलब ये स्केल बहुत सेंसिटिव है, ये स्केल बहुत सेंसिटिव है। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? इतना। अब तीनों वैल्यू तो बराबर ही है ना, चाहे तुम अलग अलग स्केल में कह दो, चाहे तो 2 से ही बोलो, चाहे 350 भी बोलो, चाहे 273 के बोलो। हाँ, तो भैया जब आपके 200 स्केल में 273.16 आता है, तो एक खांचा ए का कितने का होगा? बोलो, केल्विन का होगा कि नहीं होगा? और एक खांचा बी का कितने का होगा? बोलो, 273/350। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक खांचा जो होगा इतने का होगा, 2 खांचा इतने का होगा। क्लियर? हाँ। अब इफ TA एंड TB रिप्रेजेंट ऑन द बोथ स्केल, टेम्परेचर ऑन द बोथ स्केल, जब एक A के लिए इतना केल्विन टेम्परेचर आ रहा है, एक A के लिए इतना टेम्परेचर, और एक B के लिए, मतलब A के मान लो यहाँ पर होगा कहीं A के 1A है पहला खांचा, और ये क्या होगा? 1B। बोलो हाँ, 1A थोड़ा बड़ा होगा, 1B थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि इसके 300 में इतना लेंथ आ रही है। ठीक है ना? तो 1A 1B, तो जब 1A में इतना आ रहा है 273/200, तो TA में कितना आएगा? 273.16/200 मल्टीप्लाई बाई TA। जब एक के लिए इतना, तो अनेक के लिए मल्टीप्लाई बाई उतना, तो TA का इतना आ गया ना। जब एक के लिए इतना आ रहा है, तो TB के लिए कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई TB। बोलो यस और नो, है ना? मल्टीप्लाई बाई TB। क्लियर हुआ ना? TA एंड TB आर द टेम्परेचर ऑन बोथ स्केल। TA और TB जो है टेम्परेचर है दोनों अलग अलग स्केल्स में। ओके अब बेटा 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 TA एंड TB आर द टेम्परेचर ऑन द बोथ स्केल। TA पे स्केल का टेम्परेचर और TAB के स्केल का रैंडम टेम्परेचर इतना होगा 273। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, चलो देखो यार। हाँ, तो आपका 1A जो बन गया बेटा, वो इतने का बन गया, और 1B जो बन गया वो इतने का बन गया। ठीक है ना? तो 1A आपका आ गया इतना, और 1B आ गया इतना। तो आपका कोई टेम्परेचर 1A इतना आ गया है, 1B इतना आ गया, मतलब एक A का जो स्लॉट बना है वो इतना बना है, और एक B का स्लॉट इतना बना है। ठीक ना? एक A का स्लॉट इतना आ गया और एक B का स्लॉट इतना आ गया, 1A 1B। तो टेम्परेचर एट ए, किसी भी टेम्परेचर T पर जो T इसकी वैल्यू आएगी, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाई TA और मल्टीप्लाई बाई TB। बट दोनों को इक्वल ले लिया गया है। इक्वल किस हिसाब से हो गया भाई? ट्रिपल पॉइंट पर दोनों इक्वल कैसे हो गया? ऑलवेज थोड़ा ना इक्वल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन? हाँ देखो, अब अगर इक्वल होते हैं, वाटर इज डिफाइंड टू ट्रिपल पॉइंट इतने हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TA एंड TB?
टेम्परेचर TA और TB, टेम्परेचर TB टेम्परेचर, मान लिया इधर पे TA है और इधर पे TB है कि कोई टेम्परेचर T इक्वल है, उस पे वैल्यू रीडिंग मिल रही है। इक्वल लेना क्या जस्टिफाइड है? बताओ भाई, इक्वल ले लिया इसने। ओके 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 ओके, वो कंसेप्ट लगा दिया गया है, समझ में आ गया। ओके हाँ, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला हुआ करता है, वो फॉर्मूला लग गया है इसमें कि जो किसी भी मतलब जैसे मान लो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आप मान लो, तो यहाँ पर टेम्परेचर इस स्केल का TA है और इस स्केल का टेम्परेचर क्या है? TB। तो देखो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ वाला टेम्परेचर और यहाँ वाला टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? सेम है ना। रीडिंग्स इसकी अलग आएंगी, इसकी अलग आएंगी, बट इसका टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। तो ये दोनों को क्या कर दिया है? इक्वल कर दिया गया। ये एक कंसेप्ट हुआ करता है, स्टार्ट में पढ़ाया जाता है। तो इससे TA और TB की वैल्यू का रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया? 4:7। तो TA इक्वल टू 4/7 TB। चलो एक बार करो इसको कॉपी में, इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। स्टील steel tape 1 meter long is correctly calibrated from a temperature of 27 degrees Celsius. The length of steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day. When the temperature is 45 degrees Celsius, what is the actual length of the steel rod on that day? What is the length of same steel rod on a day when temperature is 27 degrees Celsius? Alpha equals to 1.2 into 10 to the power minus 5 per डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये अल्फा की वैल्यू दी गई। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, एक स्टील टेप है, वो 1 मीटर लॉन्ग करेक्टली कैलिब्रेटेड, मतलब बिल्कुल 1 मीटर लॉन्ग मेजर किया गया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है करेक्टली जो मेज़र की गई है वो कितने मीटर है? 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? 100 सेंटीमीटर है। तो द लेंथ ऑफ द स्टील टेप एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो। अब टेम्परेचर बढ़ा करके 45 कर दिया जाता है। बोलो हाँ। टेम्परेचर बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है? 45। तो उसकी जो लेंथ होती है वो 63 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट डे। द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड मेजर्ड बाई दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट डे when temperature is 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया अगर टेम्परेचर इसका 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो इसमें लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ 100 थी तो 63 हो गई। ये क्या बात हुई? ये तो डिक्रीज हो रहा है भाई, ये तो डिक्रीज हो रहा है ऑन अ हॉट डे व्हेन टेम्परेचर इज 45। ओके 1 मीटर का लॉन्ग था। द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड मेजर्ड, स्टील रॉड है, अच्छा स्टील रॉड अलग है, रॉड का केस अलग दिया है, इसमें स्टील टेप है और नीचे रॉड है। अच्छा रॉड से मेज़र किया जा रहा है, ठीक है, रॉड पर मेज़र किया जा रहा है। व्हेन द टेम्परेचर इज 40, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे। देखो द लेंथ ऑफ द स्टील टेप पहले दिन जो थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 थी। The increase in the length of steel tape when temperature changes from 27 to 45। अब स्टील टेप की खुद में जो टेप है उसमें कितना चेंज आएगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो डेल्टा एल याद आया, इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ L0 इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। याद आया? डेल्टा एल का मतलब क्या होगा बेटा? ये कल का है ना, ये कल वाला, हाँ कल वाला। डेल्टा एल का मतलब क्या होगा बेटा? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल होगा कि नहीं होगा? एल इनिशियल को क्या बोलते हैं? L0। क्या बोलते हैं? L0 नहीं बोलते। तो एल फाइनल माइनस L0 इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से एल फाइनल इक्वल टू L0 प्लस
एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? तो एल एट टी इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी आ गया। यस सर। तो मतलब नई लेंथ जो टेप की आ रही है वो है 100.216 सेंटीमीटर, 100.216 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 100.216 सेंटीमीटर। अब देखो जो आपका 100 सेंटीमीटर था, मान लो ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, कितने सेंटीमीटर है? 100। जो आपका टेप 100 सेंटीमीटर का था जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था टेम्परेचर? 27। अब वो 27 से लेकर टेम्परेचर जैसे ही 45 डिग्री हुआ है, समझ गए ना, जैसे ही टेम्परेचर कितना हुआ है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पे जो लेंथ रॉड है वो कितनी हो चुकी है? 100.216, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो गई। बोलो हाँ या ना? यस सर। थोड़ी सी क्या हो गई? बड़ी बड़ी हो गई। तो बेटा मतलब जीरो तो स्टार्ट में जीरो ही रहा होगा, बोलो हाँ, मगर पहले जो इसका मान के चलो 1 सेंटीमीटर है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा होगा। अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई तो इसका 10 सेंटीमीटर यहीं पे आएगा या थोड़ा आगे हो जाएगा? थोड़ा आगे होगा। थोड़ा आगे हो जाएगा। हाँ। समझ गया ना? तो पूरे 100 सेंटीमीटर में, मतलब पूरे 100 सेंटीमीटर में इतने की बढ़ोतरी हुई है। तो उस 1 सेंटीमीटर में कितने की बढ़ोतरी होगी? 100.216 अपॉन 100 की होगी कि नहीं होगी? मतलब कितना? 1.000216। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? एक बार और बता दो। अगर पूरे 100 सेंटीमीटर में, ये 100 सेंटीमीटर था, हाँ। 100 सेंटीमीटर में जो चेंज आया है वो कितने का आया है? 100 सेंटीमीटर चेंज होकर के कितना हो गया? 100.216 हो गया। देखो 100 सेंटीमीटर चेंज होकर के 216 का, हाँ वो 216 का चेंज आया है, बट 100 सेंटीमीटर बढ़ करके कितना हो गया? 100.216। हाँ। तो 1 सेंटीमीटर बढ़ करके कितना हो जाएगा? 100.216 अपॉन 100 हो जाएगा कि नहीं होगा? मतलब 1.000216 हो गया 1 सेंटीमीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर बदल करके। अब एक्चुअल लेंथ जो थी 63 सेंटीमीटर, इस टेप ने मेज़र की थी कितनी? 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितनी मेज़र की थी? 63 सेंटीमीटर। समझ गए ना? तो एक्चुअल लेंथ जो थी वो एक्चुअल लेंथ ऑफ 63 सेंटीमीटर मेजर्ड बाय दिस टेप इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। तो इसमें अब वो टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है, बट रॉड कितने की है? 63 की है। तो जब 1 डिग्री पर 1 सेंटीमीटर के लिए इतना चेंज आता है 1.00216, तो इसमें कितना चेंज आएगा भाई? इसमें जो चेंज आएगा वो आएगा 63.0136। हाँ या ना? 63.0136। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 63.0136, ठीक है ना? तो ये रॉड का चेंज आ गया। कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन द डे। कह रहा है कि सेम टेम्परेचर 27 पर कितना होगा। एक्चुअल लेंथ इतना था 63 सेंटीमीटर और इस पे चेंज कितना आ गया? 63.0136। ठीक है। तो लेंथ ऑफ द सेम रॉड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 63, 1 मल्टीप्लाइड बाई 63 दैट इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। तो मतलब 0.136 का चेंज आएगा। 0.136 को 27 पर पहुंचने के लिए वापस माइनस कर दो। हाँ तो ठीक है, आंसर 63 ही आ रहा है। Length of the steel rod measured by this tape is found on a hot day when the temperature was 45. 63 पाई गई hot day पे। What is the actual length of the steel rod in that day? What is the length of the same rod steel rod at a day temperature इतना? ओके 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसकी ओरिजिनल 63.0136 सेंटीमीटर है। गलत है यार, 63 क्यों होगा? 63 तो टेम्परेचर 45 पे दी गई है। द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड मेजर्ड एट दिस टेप 63 सेंटीमीटर कितने पे है? 45 पे है। तो 63 अगर 45 पे है तो पीछे की तरफ माइनस हो जाएगा ना, एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा थीटा टी। तो 1 डिग्री के लिए इतना टेम्परेचर चेंज आ रहा है, तो 1 डिग्री के लिए
इतना चेंज आ रहा है, तो 45 डिग्री के लिए, सॉरी 45 माइनस 27, 45 माइनस 27 कितना हुआ 18, 18 के लिए कितना चेंज आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 18 करेंगे इसको। ऑलमोस्ट गलती दिया है ना सर। हाँ वो डायरेक्टली उसने 63 दे दिया, मतलब कोई लेंथ में चेंज ही नहीं होगा। नो नो नो, ऐसा नहीं है। देखो करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पर इन लोगों ने जो चेंजेस दिखाया है 1 सेंटीमीटर मार्क का चेंज जो आया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, जो 1 सेंटीमीटर आ रहा है वो 0.216 आ रहा है। मतलब जो अपना 1 सेंटीमीटर मार्क है वो कितना डिफ्लेक्ट हो जाता है, 0.216 सेंटीमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज के लिए। मतलब जो 1 सेंटीमीटर है वो इतना बदल जाता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 45 डिग्री पर जो है, 45 डिग्री पर वो 63 है, तो बताओ कि 27 डिग्री पर कितना हो जाएगा। तो वो फिर से फार्मूला आप लगा लो, फिर से आप फार्मूला लगा लो। कौन सा वाला, यही वाला, एल फाइनल, बोलो यस, इक्वल टू एल नॉट और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। हाँ वही है। तो एल फाइनल हमें निकालना है बेटा, एल फाइनल, बोलो यस और नो। यस सर। यार एल नॉट मतलब कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी, 63 है, बोलो हस, है ना। एल नॉट कितनी है, 63। अल्फ़ा वही है बेटा जो गिवन है, ये देखो 1.2 इंटू 10 की पावर -5, यस और नो। यस सर। गिवन है ना यार अल्फ़ा, ये देखो ये गिवन है 1.2 इंटू 10 की पावर -5। अब टेम्परेचर जो है पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, तो पीछे की तरफ जा रहा है। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, देखो अब जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर 27 है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 45, तो कितना आएगा गैप, -18 का, कितना आएगा -18। तो -18 कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगा नेगेटिव, क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो आंसर एल फाइनल इक्वल टू 63 माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा आएगा। ओके बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सो इस समय के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको छोड़ देना, कोई मतलब की बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। A brass boiler has a base area of 0.15 meter square and thickness 1 centimeter. It boils water at the rate of 6 kg per minute. When placed on a glass stove, estimate the temperature of the part of a flame in contact with the boiler. Thermal conductivity of brass 109 जूल per second पर मीटर पर डिग्री per सेंटीग्रेड, calorie. पर डिग्री सेंटीग्रेड। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इक्वल टू इतना। ठीक है भाई, एक कोई ब्रास बॉयलर है, मतलब पानी गर्म करने वाला कोई बॉयलर रखा हुआ है, ये ब्रास का बॉयलर है, हैज़ अ बेस एरिया 0.15 मीटर स्क्वायर, जिससे हीट जा रही है, थिकनेस 1.0 सेंटीमीटर है। ये पानी को बॉयल कर रहा है एट ए रेट ऑफ 6 किलोग्राम पर मिनट से, 6 किलोग्राम पर मिनट। व्हेन प्लेस इन ए गैस स्टोव, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम विच इन कॉन्टेक्ट विद द बॉयलर। इसका टेम्परेचर आपको निकालना है। मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम जो है टी टेम्परेचर ऑफ द टी डिग्री सेंटीग्रेड, फ्लेम का टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड। के दिया हुआ है, थर्मल कोफिशिएंट कंडक्टिविटी का के दिया हुआ है। ओके, के की वैल्यू को आप कैलोरी में जूल सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो 109 जूल सेकेंड। ओके, मीटर को सेंटीमीटर बदल लिया, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ऊपर आकर के 10 की पावर -2। नाउ एरिया दिया हुआ है, थिकनेस दी गई है, एरिया इक्वल टू इतना मीटर स्क्वायर, एंड टी जो है, जो गैस की, जिस ब्रास की थिकनेस जो है बॉयलर की, देखो कहीं पर थिकनेस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब बेटा 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर, ठीक है। अब अंदर का टेम्परेचर कितना है यार, अंदर का टेम्परेचर देखो जरा, वाटर बॉयल अंदर का पानी उबल रहा है, मतलब अंदर का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है कि नहीं है। तो बाहर का टेम्परेचर T, अंदर का टेम्परेचर 100, तो बाहर का ज़्यादा होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 100 - 100। बोलिए क्लियर, T - 100। हाँ T - 100, सॉरी बेटा, तो जो टेम्परेचर होगा T - 100। अब क्या कहना है इनका क्या कहना है, एस्टिमेट टेम्परेचर ऑफ पार्ट फ्लेम विद बॉयलर, थर्मल कंडक्टिविटी
एरिया दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया। ओके, रेट दी गई है 6 किलोग्राम पर मिनट। पानी जो उबल रहा है वो 6 किलोग्राम पर मिनट से उबल रहा है, समझ गए ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड और मास इक्वल टू कितना, 6 किलोग्राम। तो लेटेंट हीट जो बनती है पानी को उबालने वाली, लेटेंट हीट Q इक्वल टू ml, ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको। लेटेंट हीट मतलब हीट पर यूनिट मास। ओके, फॉर्मूला होता है Q इंटू Q इक्वल टू ml। Q इक्वल टू लेटेंट हीट, हाँ L मतलब लेटेंट हीट। तो जो टोटल रिक्वायरमेंट होती है हीट की वो होती है बेटा Q हीट है, Q टोटल हीट रिक्वायर है। अगर 1 ग्राम के लिए L की रिक्वायरमेंट होती है तो m ग्राम, यहाँ पे पानी कितने किलोग्राम है बेटा, 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होगी 6 मल्टीप्लाई बाई L करेंगे, ठीक है ना। तो पानी के लिए बेटा मास तो दिया है 6, पानी के लिए जो हीट होती है तो 6 को अपन, पानी के लिए जो हीट होती है वो होती है 2256 जूल पर ग्राम। 2256 जूल पर ग्राम, ये ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 1000 में बदलेगा। समझ में आया। तो ये इसको 1000 में अपन ने डिवाइड कर दिया तो ये 1000 मल्टीप्लाई होकर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, नाउ Q का फॉर्मूला इक्वल टू K, वही जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, K फिर A एरिया, KA चेंज इन टेम्परेचर इनटू टाइम इनटू टाइम अपॉन कितना, लेंथ। होता है कि नहीं होता। इससे Q की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू आपको गिवन है, ये देखो कितना है 2256 जूल पर ग्राम, वो यहाँ पे Q पुट करेंगे। हाँ जी, तो ये इसको सॉल्व करके आपके पास में लेफ्ट राइट वाला जो पार्ट है इसको सब कुछ सॉल्व करके बेटा राइट वाला पार्ट इतना आ गया। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, अब फॉर्मूला लेटेंट हीट का Q इक्वल्स टू ml हुआ करता है। अब Q की जुगाड़ करेंगे यहाँ पे, Q इक्वल्स टू ml मास इंटू L। अब मैंने 10 की पावर 3 का डिवाइड किया था, याद आया, पलटी मार के ऊपर आ गया था। तो ये जो टर्म है ये टोटल हीट के इक्वल है कि नहीं है। टोटल हीट इक्वल टू कितना हो गया, m इंटू L, ml हो गया। इससे आप टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है ना। इसको करिएगा आराम से, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट falls from 80 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 5 minutes. If the temperature of surrounding is 20 degrees Celsius and find out the time when temperature falls from 60 degrees Celsius to 30. हाँ भाई देखो, कूलिंग हो रही है, 60 से 30 में पहुंचने का टाइम निकाल रहा है। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हो क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आएगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो कह रहा है कि एक टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट का फॉल होता है 80 से लेके 50 5 मिनट में। मतलब पहला टेम्परेचर 80 था, फिर हो गया 50, कितना टाइम लिया, 5 मिनट, ठीक है ना। 80 से लेके 50 5 मिनट। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग 20 डिग्री, तो आपको याद होगा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग को मैंने क्या बोला था, थीटा नॉट बोला था, थीटा 20 है। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 60 टू 30, बताइए कितना टाइम लगेगा जब टेम्परेचर 60 से लेके 30 फॉल होगा। समझ गया ना बेटा। क्या नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, के नहीं गिवन है। क्या नहीं गिवन है, तो पहली सिचुएशन से आप के निकालो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, आपको याद होगा, फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। याद आया, यही तो था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो देख बेटा टेम्परेचर 80 था, 50 पे गिरा, कितने टाइम पे गिरा बेटा, 5 मिनट में। कितने पे गिरा, अब याद रखना यूनिट का मिनट है ये, है ना। सेकंड हो तो सेकंड, मिनट हो तो मिनट। यहाँ पे की वैल्यू सॉल्व कर लिया, इसको 80 प्लस 50/2 एवरेज और माइनस सराउंडिंग कितने का, 20 का है कि नहीं है बताओ। सराउंडिंग 20 का है, सॉल्व कर लिया, के की वैल्यू आ गई, मजे में आ गई, के की वैल्यू आ गया। अब अगला कह रहा है अगर के की वैल्यू आ गई मतलब यहाँ पे हमें रखने को कुछ मिल गया। अगला कह रहा है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गिर रहा है, 60 से लेके 30। टाइम पता करना है बट टाइम नहीं दिया तो टाइम हो गया अननोन। और इधर 60 प्लस 30/2 और माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20। अब टी की वैल्यू जो निकली थी अपनी, के की वैल्यू रख दी 6/45। हाँ, आंसर मिनट में आएगा, सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आ गया। समझ में आ गया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ओके हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज 80 सेंटीमीटर। व्हाट विद इंक्रीज इन इट्स लेंथ रेज टेम्परेचर फ्रॉम 15 to 35 डिग्री। 15 डिग्री से, बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह रहा, बताइए कितना चेंज होगा इंक्रीज।
सीधा डेल्टा एल निकालने को बोला गया है। क्या होता है डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, बस हो गया। एल नॉट भैया ओरिजिनल लेंथ कितनी दी थी 80 सेंटीमीटर, बोलो हाँ। तो ओरिजिनल लेंथ 80 सेंटीमीटर, बेटा यहाँ रख दे 80 सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। इंटू अल्फा दिया हुआ है देख बेटा ये 1.7 इंटू 10 की पावर 5, बोलो अल्फा ये 80। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 15 से लेके 35 कितना 20, नहीं आया समझ में, 20 का गैप है मल्टीप्लाई बाई 20। हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में इस बार। तो आंसर चेंज इन लेंथ कितनी हो गई 17.20। बेटा सीधा ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इक्वल टू होता है एल नॉट ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, बोलो हाँ। ये मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ कितनी दी है? 80। रख दो भैया। अल्फा कितना दिया है? 17 काय को 1.7 है, 1.7 1.7 इंटू 10 की पावर -5, बोलो हाँ। पहला टेम्परेचर 15 था, 15 से बढ़ के कितना कर दिया? चेंज बताओ कितना? बस 20 का चेंज टेम्परेचर 20, वैल्यू फाइंड कर लो। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस बार। आ गया समझ में ना? नोट टिक कर लो। मेन न्यूमेरिकल यही है और हाँ वही सिंपल, बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि अब डिफिकल्ट वाले मैं जानता हूँ थोड़ा आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट उनके लिए बेटा थोड़ा हमको आ जाएगा ना सर, डीप लेवल में। हाँ ये आ जाएगा। हाँ ये इजी है, इससे इजी आएगा, बहुत कन्वर्ट करने को जो भी आएगा इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत इजी आएगा एकदम बच्चों टाइप का क्वेश्चन कि आपको इतना टेम्परेचर दिया उसको कन्वर्ट करके बताओ। समझ में आया? चलो जी, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होता है। हाँ क्यों सेल्सियस में क्यों होगा जीरो यार? भाई जीरो केल्विन 3 डिग्री प्लस में कि माइनस में? माइनस में। आंसर देखिए -273 पॉइंट, देखिए सेल्सियस में स्केल में बोला है जीरो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में, बताओ -273 या -273.16 क्या होगा करेक्ट आंसर? 273। चेक करिए, बी आंसर आप कह रहे हैं बी। डी है। हाँ बिल्कुल सही, नोट कर लो -273.16। कैसे? ये हमें ये बता आप, मतलब सेल्सियस स्केल तो केल्विन से बड़ी होती है ना? सेल्सियस केल्विन से छोटी होती, केल्विन बड़ा हुआ करता है। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, बोलो हाँ। ठीक है सर। तो सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, तो केल्विन होता है जीरो और माइनस एक्चुअली वो 273.15 हुआ करता है। इन लोगों ने 16 लिख दिया है ना। 16 एक्चुअली होता है ट्रिपल पॉइंट, क्या होता है ये? ट्रिपल पॉइंट बताया था ना मैंने। हाँ। वो एक्चुअली यहाँ पे 15 होना चाहिए करेक्ट आंसर, तो फिर भी 1 डिग्री बहुत ही पास में होता है, तो आंसर लिख लो 273.15, ठीक है ना। ये ट्रिपल पॉइंट होता है 16, समझ में आया? हाँ। चलो नेक्स्ट, द टेम्परेचर विच इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। हाँ टेम्परेचर बताओ कौन सा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर इक्वल है? 40 80 -40 -80 बताओ कैसे सर पता करेंगे? लिखो इक्वल कर दो, डिग्री सेल्सियस अपॉन कितना होता है 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन कितना होता है 9। अब दोनों अगर इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी x होगी और इसकी वैल्यू भी क्या होगी x। सॉल्व कर लो, ये हो गया 9x, ये हो गया कितना 5x -5 × 2 10 10 और 1 आई कैरी 5 3 15 1 16 160, ठीक है ना। तो 9x में से 5x गए तो मतलब कितना हुआ 4x बराबर -160, तो x बराबर माइनस का 40 डिग्री, तो माइनस का 40 डिग्री। चेक करिए सी आंसर सही है, तो माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा ना। बस इक्वल कर दिया, कह रहा दोनों इक्वल कब होंगे, तो मान लिया हमने x पे को इक्वल होंगे दोनों, तो आ गया आंसर। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। इनमें से हीट की कौन सी यूनिट नहीं है? बोलो भाई, कैलोरी, डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही, टेम्परेचर की यूनिट है, बिल्कुल सही, ठीक ना। डिग्री सेंटीग्रेड इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कौन सा लॉ लगता है? V प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम के लिए चार्ल्स लॉ, तो बिल्कुल सही आंसर चार्ल्स लॉ। फर्स्ट, द इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच क्वांटिटी विल डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या बढ़ेगा? लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास बढ़ेगा। डिक्रीज कौन सी, सॉरी वैसे बढ़ेगा तो लेंथ, मगर डिक्रीज क्या होगा?
वॉल्यूम काहे को डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, एक्सपेंशन होता है भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि मास दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। 6 क्वेश्चन, विच सबस्टेंस हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट इन गिवन में, किसकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट, कॉपर, आयरन, ग्लास, वाटर, कॉपर की, गलत, आयरन की सर, कॉपर की गलत भाई, वाटर की स्पेसिफिक हीट बोल रहा, मतलब हीट संभालने की क्षमता, पानी की ज्यादा होती तभी तो पानी से सिकाई होती है। स्पेसिफिक हीट में तो हम बहुत कंफ्यूज है। स्पेसिफिक हीट मतलब कि पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज के लिए होने वाला ले जाने वाली हीट। मैंने एग्जांपल दे करके बताया था कि मैंने 2 लोगों को गाली दी, एक ने गाली सुनी तुरंत गर्म हो गया, एक गाली सुनते जा रहा है 50 जूल गाली सुन ली, तो इसने बहुत सारी हीट ले ली मुझसे, बोलो हाँ, उतना इफेक्ट दिखाने के लिए। तो ये काम कौन करता है, वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट मेटल से भी ज़्यादा होती है, समझ गए, क्लियर। यस सर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट, बताओ मैंने ये 1 कैलोरी में कितने जूल बताए थे, बोलो। 1 कैलोरी में 4.2 जूल, 4.2, और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 7 अर्ग, 7 का बी, समझ में आया। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन, स्पेसिफिक हीट आइडियल गैस की किस पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट में क्या टेम्परेचर आता है फॉर्मूले में, नहीं आता, नहीं आता, कोई मतलब ही नहीं है, नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, कर दो डी, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो, 9th, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्पेसिफिक हीट CO, बेटा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। गैसों की 2 तरीके की स्पेसिफिक हीट होती है, एक होती है CP और एक होती है CV। CP और CV का जो रेशियो होता है वो कहलाता है गामा, समझ गए ना, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा, और गामा जो हुआ करता है वो डाई एटॉमिक गैस के लिए होता है 1.4, कितना होता है, इसमें 2 एटम होते हैं, समझ गए ना, तो डाई एटॉमिक गैस का गामा जो होता है 1.4 होता है, ठीक है ना। अगला, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बता दो भाई, बताया गया था आपको, जूल पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, पहले नहीं, सी आंसर है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला, कुछ रट्टे टाइप के क्वेश्चन हैं, हाँ बताओ भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस के पिघलने की लेटेंट हीट क्या होती है, कितनी छोड़ेगी, आंसर याद करो, 80 कैलोरी, ना वो भाप की है बेटा, इसकी होती है 80 कैलोरी, समझ गया ना, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। चलो अगला क्वेश्चन का पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को, पॉइंट वेयर ऑल 3 फेजेस इज सॉलिड लिक्विड एंड कोएक्सिस्ट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, समझ गया ना, ये है ट्रिपल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सप्रेशन इज डैश द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, हाँ तो जो गामा होता है वो अल्फा का कितने गुना, 2 होता है बेटा, 2 टाइम्स। एक मिनट गलत बोल, हाँ सुपरफिशियल, गामा नहीं बीटा होता है, सुपरफिशियल मतलब एरियल एक्सपेंशन, बीटा। नेक्स्ट पढ़ो, थर्ड, द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इफेक्टिव, क्या इंक्रीजेस, इफेक्टिव क्या, अगर वॉल्यूम बढ़ाया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, इफेक्टिव नहीं बेटा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो उसी की वजह से लेंथ बढ़ेगी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, समझ गए ना, हाँ, इफेक्टिव इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज। 6th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड इट्स क्या, स्पेसिफिक, वेरी गुड, बिल्कुल सही, स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ice on the hills melt very slowly because of its high temperature, भैया जो आइस होती है वो बहुत धीरे धीरे पिघलती है, क्यों भाई, आइस पिघलने में बहुत टाइम क्यों लगता है, क्योंकि आइस की लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो आइस को जो हीट चाहिए पड़ती है पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा, लेटेंट हीट, हाई लेटेंट हीट, समझ में आया बेटा, गेट खोल दो पूरा। क्लियर है, हाँ सर। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल, द SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, बेटा 1 ग्राम तो बोला नहीं है, तो 1 ग्राम तो बोला नहीं है, मतलब किसी भी मास के लिए बोला है, तो किसी भी ग्राम के लिए क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, याद आया, हाँ सर, M × C, तो आंसर क्या आएगा, हीट कैपेसिटी।
समझ गए ना, ये उसी को बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। समझ गए ना, नहीं आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। The amount of water that requires the same quantity of heat to raise its temperature by 1 degree centigrade as the body needs for 1 degree Celsius rise in temperature is called बेटा इसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? water. The amount of water that requires the same quantity of heat to reach the by 1 degree centigrade as by the body needs to 1 degree centigrade is called water equivalent। ठीक ना, ये लर्निंग फैक्ट है। चलो अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैच द कॉलम। चलो भाई, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, 3 alpha. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 3 अल्फा। ये तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है यार, 3 अल्फा यार, ये तो इसमें जाएगा। लीनियर एक्सपेंशन बोलो कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये सॉरी वॉल्यूमेट्रिक इसमें जाएगा। 2 v. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नहीं बेटा, 2 गामा दिया ही नहीं कहीं पर, तो आंसर क्या होगा इसमें? केवल सॉलिड में पाया जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन कंडक्शन केवल किस में होता है? सॉलिड में। चलो हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर स्टैंडर्ड थर्मोमीटर सही है। फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिवीजन होते हैं? 180 होते हैं। F माइनस 32 अपॉन 180, याद करो, 20 से कैंसिल हो जाता है, 9 आ जाता है, तो 180 डिवीजन। नेक्स्ट र्यूमर स्केल कितने डिवीजन होते हैं? 80 डिवीजन र्यूमर स्केल। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन सारे हो गए ना? एक बचा रहा, कौन सा? 80 ये 100 डिवीजन वाला। वो जबरदस्ती ज़्यादा दे रखा ना, 6 दे रखे ना, 5 ही मैच करेंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एक हो गया, लास्ट ही बचा। चलिए ना 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 ना, स्पेसिफिक हीट एस बोलो फॉर्मूला। डेल्टा क्यू अपॉन एम, डेल्टा टी है ना? अच्छा है पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी एम एस, यही डेल्टा क्यू, फर्स्ट सेकंड का ए। लेटेंट हीट अभी बताया था मैंने, क्यू बाई एम, क्यू बाई एम। सी पी माइनस सी वी आर, सी पी माइनस सी वी आर कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट। सी पी माइनस सी वी मतलब दो स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? आर। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ, गामा की वैल्यू 1 + 2/f, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। एफ क्या होता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। राइट द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन जूल, 4.25 जूल। 4.18 बताया था मैंने लगभग, याद आया? अगला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट सॉलिड की क्या होगी? जीरो, ना एनर्जी लेगा ना देगा, है ना? द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, व्हाट इज द गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस? गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है? 1.67, 1.67, ठीक ना, ये याद कर लो। गामा मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.67, डायटोमिक के लिए 1.41, अभी आया था ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच मोड ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इनटू सॉलिड? कंडक्शन। सॉलिड में केवल कंडक्शन। बाय विच मोड ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन लिक्विड? कन्वेक्शन। बाय विच मोड ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक इन द अर्थ फ्रॉम द सन? रेडिएशन। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी? 1। एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है? 1। व्हाट इज द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रिपल पॉइंट? 273.16।